जगूका के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपको पता ही कि हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लासेज हैं वो रेगुलर कर रहे हैं और उसी में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट की 2 क्लासेस कर ली हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे का उसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो आपका एग्रीकल्चर है और उससे जो रिलेटेड जो फील्ड है या संबद्ध जो क्षेत्र है उनका आपके जो जीएसबीए में कितना योगदान है, हमारे यहाँ पे जो उत्पादन है वो कितना हो रहा है, कौन कौन सी फसलों का कितना हो रहा है, और जो देश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कितना हुआ है। साथ में हमारे पास जो टोटल रिपोर्टिंग जो लैंड है वो कितनी है, उसमें हमारी जो जोत का आकार है वो कितना है, टोटल जोत कितनी है, महिला जोत धारक हैं वो कितने हैं, और हमारे जो किसान है जो जैसे हम लोगों ने बात की कि हमारे सीमांत किसान कितने, लघु किसान कितने, उन सब चीज़ों पे सारी बात की। साथ के साथ ही फिर हम लोगों ने आगे एक जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बात की कि भाई सरकार जो है आपका वो एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत आपके बीज के लिए, आपके ऋण के लिए, आपके बीमा के लिए, आपकी टेक्नोलॉजी के लिए और ट्रेनिंग के लिए किसानों के लिए क्या क्या काम कर रही है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं जो शायद सेंटर की योजनाएं हो और आपकी कौन सी स्टेट की योजनाएं हो, उन सारी योजनाओं पे क्या करी थी हम लोगों ने बात करी थी। अब हम लोग आज की क्लास में क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फसल कटाई है उसके बाद जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो जो फसल की कटाई के बाद में जो आपके काम कर रही है। तो फसल की कटाई जब हो जाती है उसके बाद में 3 चीज़ें हम लोगों ने बात की। कौन कौन सी बात करें, हम लोग बात करें कि फसल की जो कटाई उसके बाद कौन सा स्टोरेज की बात करेंगे कि भाई जो किसान है उसने अपनी क्या करी, फसल का उत्पादन किया और हो सकता है उस समय उसको उसके उचित मूल्य नहीं मिल रहे हो तो किसान क्या कर सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उस स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है या कौन कौन सी व्यवस्थाएं स्टोरेज के लिए बनी हुई हैं। साथ में ही दूसरी बात हम कर देंगे प्रसंस्करण की या प्रोसेसिंग की। मतलब अगर कोई किसान चाहता है कि वो अपनी फसल का क्या करे, फसल को प्रोसेस करे, जैसे मान लो कोई गेहूं से अपने ब्रेड बनाना चाहता है या कोई फल है उनसे कोई जूसेज बनाना चाहता है या कुछ और भी ऐसी वैल्यू एडेड जो आइटम्स हैं उनका उत्पादन करना चाहता है, तो उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई हैं ताकि जो उस प्रोडक्शन का जो फाइनल जो प्रोडक्शन का जो कीमत है या जो फाइनल जो आइटम है उसकी जो कीमत है वो उसका सारा लाभ किसको मिले, किसान को मिले। और बीच में जो बिचौलियों के द्वारा जो किसान के जो लाभ जो लिया जाता है उसका जो कम किया जा सकता है और अधिक से अधिक किसानों की आय को क्या करें, वृद्धि की जा सके। तो हम दूसरी बात किस पे करेंगे, प्रोसेसिंग पे बात करेंगे। तीसरी बात हम ये करेंगे कि भाई जो अपना एग्री प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो कृषि उत्पाद है उनके मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए और क्या क्या आगे योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के जो उत्पाद है उनके मार्केटिंग के लिए वर्तमान में काम कर रही है। तो हम 3 चीज़ों पे आज बात करेंगे। साथ के साथ ही हम जो एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स हैं हम लोगों ने बात की कि भाई हम किस पे बात करें, कृषि और उसके संबद्ध या अलाइड सेक्टर्स की बात करें, इसमें आपका कौन सा आएगा, पशुधन भी आएगा, आपका मत्स्य भी आएगा और आपकी वानिकी वगैरह भी आएंगी। तो उन सब पे भी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद जब आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इस पर एक MCQ क्लास करेंगे ताकि आपके सारे के सारा जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग कर लेंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की चीज़ हम आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमने लोगों ने क्या बात की, हम इन सब चीज़ों पे बात कर चुके हैं। देखोगे आप कितना उत्पादन वगैरह रहा, कौन कौन सी आपकी योजनाएं हैं, और एकीकृत फसल विकास योजना जो है आपका, एकीकृत कृषि विकास योजना जो है उसमें सरकार ने बीज के लिए क्या क्या काम किया है, तो बीज के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उस पर हम लोगों ने बात कर चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी है, जैविक उर्वरक के लिए कौन कौन सी है वो सारी बात कर चुके हैं। कृषि ऋण है, मतलब जो किसानों को ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है वो सहकारी समितियों के माध्यम से या अन्य किसी और चीज़ के माध्यम से जो ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर हम लोगों ने बात की। फसल बीमा पे बात की जिसमें आपको पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे हम लोग बात कर चुके हैं। तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजीज है जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर बात की हम लोगों ने कि किस तरीके से ड्रोन का उपयोग करके
खेतों में जो उर्वरक है उनका छिड़काव या कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए ताकि उसका सटीक क्या है उपयोग किया जा सके, उस पर हम लोग बात कर सके। साथ ही साथ हमने क्या की, किसानों को ट्रेनिंग के लिए बात की, हम लोग किसानों को ट्रेनिंग के लिए बात की कि भाई किसानों को किस तरीके से हम जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर ट्रेन कर सकते हैं, है ना, और उस पर ट्रेन किया जा सकता है। और मतलब किस तरीके से किसान जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे AI हो, MI हो, IoT वगैरह हो, उनका उपयोग किसान अधिक से अधिक खेती में कर पाए, उनके लिए किसानों को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, या उनके लिए किसानों की स्किल को क्या किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। ये सारी सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। तो हमने इन सारी चीज़ों पे बात कर ली और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उन सब पे हमने कल बात कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि भाई जो फसल आपका आज हम बात करने वाले हैं कि कटाई के बाद प्रबंधन। कटाई के बाद प्रबंधन पे हम बात करने वाले हैं आज कि भाई जो आपकी फसल कट जाएगी उसके बाद उसके प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई है और किस किस तरीके से किसानों को हम क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। और किसके लिए, आपके भंडारण स्टोरेज की बात कर रहा है, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, विपणन या मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भंडारण की। तो भंडारण की बात करें तो देखो राजस्थान में अगर हम कहें कि कृषि उत्पादों के भंडारण की बात करें तो कौन है आपकी नोडल एजेंसी जो है वो है आपकी राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, RSWSC। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन जो है आपकी वो कृषि उत्पादकों के भंडारण के लिए क्या एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये जो कृषि वस्तु के वैज्ञानिक भंडारण और गोदामों के विकास के लिए क्या करती है, कार्य करती है और उसकी प्रमुख एजेंसी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझिए कि इस जो राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना 1957 में हुई है। कब हुई है, 1957 में। और ये इसका काम क्या है कि ये जो किसानों के जो उत्पाद हैं उनके भंडारण के लिए, वैज्ञानिक भंडारण के लिए और उनके लिए गोदामों की क्या करता है, व्यवस्था करता है। समझ के बात को। फिर ये कह रहा है वर्तमान में जो राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसके 36 जिलों में 97 गोदाम संचालित है और उनकी कुल जो भंडारण क्षमता है वो कितनी है, 17.20 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। तो दो तीन चीजें आप ध्यान रख लेना कि राजस्थान में भंडारण के लिए जो नोडल एजेंसी है या जो प्रमुख एजेंसी है वो कौन सी आपकी है, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन आपकी प्रमुख एजेंसी है जो कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन या वैज्ञानिक भंडारण और उनके लिए गोदामों के विकास का कार्य करता है। और वर्तमान में हम बात करें तो ये जो आपकी राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है वो 36 जिलों में 97 क्या है गोदाम संचालित करता है और जिनकी कुल क्षमता कितनी है, 17.20 लाख मैट्रिक टन। समझ के बात को। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि राजस्थान स्टेट वेयर हाउस लिखा हुआ, तो वो किसका है, वो यही एजेंसी है जो क्या करती है आपसे कुछ जो शुल्क है, जो भी फीस है उसके आधार लेती है और आपको सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है कि आप अपने जो कृषि उत्पाद है उसका स्टोर कर सको, ठीक है। इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ देखोगे कि ST SC के लिए कुछ छूट भी प्रदान की जाती है, साथ में सामान्य वर्ग है तो उनके लिए कुछ छूट प्रदान की जाती है। आपके जो कृषि संगठन है या सहकारी जो समितियां हैं, किसानों की जो समितियां हैं उनको छूट प्रोवाइड कराई जाती है और उसके आधार पर ये फीस का निर्धारण किया जाता है और उस फीस को चुका के आप राजस्थान स्टेट वेयर हाउस के जो गोदाम है उनका उपयोग कर सकते हो और अपने कृषि उत्पादों को वहाँ पर क्या किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली बात कौन सी होगी आपकी, भंडारण की होगी कि भाई किसानों को अगर ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हमारी जो फसल है उसका सही दाम नहीं है और हम अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं ताकि जब उसको सही दाम मिले तब उसका क्या किया जाए, उसको विक्रय किया जाए। तो उसके लिए आपकी कौन सी एजेंसी है, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब देखो प्रसंस्करण, प्रसंस्करण के लिए क्या क्या कह रहे हैं कि प्रसंस्करण का मतलब हो गया आपका कि मान लो कोई किसान है जो, अब सबसे बड़ी हमारे यहाँ कृषि में समस्या क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कृषि उत्पाद है उनका जो मूल्य है वो सही तरीके से या फिर वो जो मूल्य है वो किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। अब दो चीज़ें हो जाती है, पैरेलल जो आप देखोगे कि भाई मार्केट में आपकी क्या है, आपको वस्तुएं महंगी है, इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उस महंगाई का जो उचित लाभ है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा। तो इसका रीजन क्या है कि किसान जो है उस
प्रोसेस जो स्ट्रक्चर है या प्रोसेस की जो प्रोसेस है उसमें किसान नहीं जुड़ पा रहा है, और उस जो महंगाई है या जो किसी वस्तु का जो मूल्य जो बढ़ा हुआ है उसका लाभ किसानों को ना मिलके किसको मिल रहा है, बिचौलियों को मिल रहा है। तो सरकार क्या कह रही है, सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं, साथ ही साथ हम किसानों को भी क्या करें, प्रोत्साहित करें, ताकि किसान खुद भी उन क्या करें, प्रोसेसिंग कर सके अपने जो भी उत्पाद है उनका। ठीक है, उसके लिए सरकार ऋण वगैरह के लिए प्रावधान करती है, जो भी ऋण देती है उन पे सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। स्टेट गवर्नमेंट की भी आपको योजनाएं, जैसे आप रिको को देखोगे तो रिको ने कितना फूड पार्क की स्थापना की है, मिनी फूड पार्क की, आप मेगा फूड पार्क की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। साथ के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है कि भाई किसान भी चाहे तो ऋण ले सकते हैं सरकार से और अपना खुद का क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट डाली जा सकती है, ताकि जो भी वैल्यू एडिशन हो या जो भी उसके जो उत्पाद है उसको अगर प्रोसेस करके अगर किसान मार्केट में बेचना चाहता है तो उसका जो लाभ मिले वो डायरेक्ट किसको मिले, किसान को मिले। तो उसके लिए क्या करती है सरकार, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं उत्पादों के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्न पहल की है। तो देखो कौन कौन सी ऐसी पहल है, मतलब कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि प्रोसेसिंग को हम क्या करें, बढ़ा सकें। तो इन्होंने कहा, देखो हमारे यहाँ पहली बात लाए कि फूड पार्क विकास एवं फूड भूमि आवंटन नीति 2024। ठीक है, ये आप देखोगे, हालांकि हम इसको और जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर उसमें पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे कि फूड पार्क विकास एवं भूमि आवंटन नीति क्या है 2024 और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। मोटा मोटा हम बात करें तो ये कि सरकार कह रही है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि अलॉट करेंगे ताकि जो किसान है या सरकार जो भी अपने स्तर पे क्या करें, ज़्यादा तो प्रोसेसिंग यूनिट्स का क्या करें, फूड पार्क का विकास कर सके, और हम जो भी कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है उसके लिए क्या भूमि का आवंटन किया जा सके। ठीक है, आप देखोगे बहुत जगह रिको ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, वो भी हम इंडस्ट्री वाले सेक्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दूसरा इन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट आपको पता ही हुआ था, उसमें कृषि प्रसंस्करण के संबंधित समझौते किए गए थे। ठीक है, राइजिंग राजस्थान जो समिट हुआ है उसमें भी एमओयू, बहुत सारे एमओयू किए गए थे, लगभग आपके 2500 एमओयू किए गए थे। किससे रिलेटेड, आपके फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। मतलब सरकार ने इनवाइट किया कंपनीज को कि वो फूड जो प्रोसेसिंग है उसमें इन्वेस्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसको, किसानों को फ़ायदा मिल सके। तो ये राइजिंग राजस्थान जो समिट हुआ उसके तहत भी सरकार ने बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे जो निवेशक हैं उनको इन्वाइट किया और उनके साथ एमओयू किए ताकि वो प्रोसेसिंग जो फील्ड है उसमें क्या कर सके, अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें। ठीक है, राजस्थान निवेश संवर्धन नीति रिप्स, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिप्स क्या है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें भी हम देखेंगे रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो पॉलिसी है उसमें सरकार ने क्या क्या छूट दी है और क्या क्या इसके प्रावधान है। ये आगे जो इंडस्ट्री वाला चैप्टर आएगा तब हम उसमें पूरी राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो स्कीम है या पॉलिसी है उस पर बात करेंगे 2024। तो उसमें भी क्या क्या है कि जो प्रोसेसिंग जो यूनिट है उनके लिए विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐसी जो इंडस्ट्रीज या ऐसे जो उद्योग जो प्रोसेसिंग में अपना क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष अनुदान, मतलब कितना 50% अनुदान की क्या करता है, बात करता है। मतलब सरकार क्या कह रही है, सरकार ज़्यादा लोग, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं या जो निवेशक है उनको क्या कर रही है, इन्वाइट कर रही है कि आप जो फूड प्रोसेसिंग है या जो आपका प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उनको लगाएं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, किसानों को भी लाभ मिले, साथ के साथ ही जो नए रोजगारों का भी क्या हो, सृजन हो। फिर और सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए या कौन कौन से ऐसी पहल किए या कौन कौन से, देखो एक आपकी योजना है कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, PMFME। ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण। तो देखो ये योजना आपकी 2020-21 में आई थी, जो कब से 2024-25 तक क्या होगी, प्रारंभ किया गया था, जिसे विस्तारित कर अब कब तक कर दिया गया था, 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक है, योजना कब चालू हुई थी, आप देखो इसको स्टार्ट किया गया था 2020-21 में और कब तक के लिए, 2024-25 के लिए। ठीक है, और अब इसको बढ़ाकर 2025-26 तक क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया इसकी डेट। और इसका काम मैंने आप लोगों को बताया, इस योजना के अंतर्गत खाद्य जो आपका
फूड प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समझ गए इस बात को कि भाई यदि कोई किसान आपसे ये कहता है, कोई भी किसान अगर चाहता है कि मैं कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए वित्त की आवश्यकता होगी। और वो वित्त कहाँ से आएगा? तो ये पीएम आपकी जो FME जो योजना है उसके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसान यहाँ अपने यहाँ खाद्य प्रसंस्करण इकाई या फूड प्रोसेसिंग में यूनिट लगाना चाहता है तो हम उसको 10 लाख रुपए तक का क्या करेंगे, ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। और वो किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम के माध्यम से। ठीक है, और ये योजना आपकी 2020-21 में शुरू हुई थी, जो इनिशियली कब तक थी? 2024-25 तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 25-26 तक कर दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोगों ने और जो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या काम किया है, तो उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो आप ध्यान रखना, आप राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया था। और कब किया गया था? 8 सितंबर 2025 को। और इस सम्मेलन में राज स्पाइस ऐप का क्या किया गया? विमोचन किया गया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। आप किसकी बात करें? हम प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की बात करें कि प्रोसेसिंग को लेके सरकार ने क्या क्या पहल या क्या क्या इनिशिएटिव्स किए हैं। पहली बात तो हम लोगों ने क्या कहा कि फूड पार्क और भूमि आवंटन नीति है। फिर रिप्स के अंदर क्या किया हम लोगों ने? बहुत सारे रिप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जिसके माध्यम से कोई यदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उसको सरकार विशेष अनुदान प्रदान करेगी। साथ के साथ जो राइजिंग राजस्थान जो समिट हुआ आपका, उसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ने MOU किए, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इन्वेस्टर्स या जो निवेशक हैं उनको क्या किया? उनके साथ MOU किए कि आप फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें क्या करो? इन्वेस्ट करो। ठीक है, उसके साथ ही एक आपकी योजना चल रही है, कौन सी? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणों का औपचारीकरण। उसके तहत ये योजना आपको 2020-21 में चली, 2024-25 तक थी, जो बढ़कर कब होगी? 25-26 तक कर दिया गया है। और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। फिर इन्होंने कहा कि 8 सितंबर 2025 को जयपुर में क्या किया गया था? राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? राज स्पाइस ऐप का क्या किया गया? लॉन्च किया गया या विमोचन किया गया। ठीक है, और क्या उसके बाद क्या किया गया? इन्होंने कहा कि 9 मई 2025 से लेके 18 मई 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला का आयोजन किया गया। तो ये सारे किसके लिखे हैं? दो चीजें और ध्यान रख लेना आप कि 8 सितंबर 2025 को किसका आयोजन किया? राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव। और 9 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 को जयपुर में ही राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले का क्या किया? आयोजन किया गया। ये सारे किसके लिए? प्रोसेसिंग के सरकार ने पहल की है। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। फिर ये कहते हैं अगला पॉइंट आपका आता है विपणन। भाई दो चीज हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी? कि भंडारण के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं और आपके प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं। एक आपका कौन सा हो गया? स्टोरेज, और एक हो गया आपका प्रोसेसिंग। अब आता है विपणन या मार्केटिंग की बात कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए सरकार ने क्या क्या किया है? तो देखो, राज्य में कृषि मंडी नियामक एवं प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में कृषि मंडी नियामक एवं प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय कार्यरत है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखो जो मार्केटिंग है उसके लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी होगी आपकी? एक मार्केटिंग विपणन निदेशालय की स्थापना की है। उसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। और उसी के और ध्यान रखना कि एक कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया। कब? 16 दिसंबर 2019 को, जिसकी प्रारंभिक राशि तो आपकी कितनी थी? 1000 करोड़, और इसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7500 या 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिर देखो सहकारी उपभोक्ता संरचना। सहकारी उपभोक्ता संरचना, इसका उद्देश्य कालाबाजारी एवं कृत्रिम कमी को रोककर वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक उचित मूल्य पर पहुंचाना है। ये ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर्स की बात कर रहा है
कि कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता है उन तक हम जो वस्तुएं आपको उनको उचित मूल्य पे पहुंचाने के लिए और कालाबाजारी को कम करने के लिए क्या है आपके यहाँ उपभोक्ता संरचना है। और वो उपभोक्ता संरचना किसके माध्यम से कह रही है, ये कह रही है कि इसके अंतर्गत हमारे 38 सहकारी क्या है, थोक भंडार है। राज्य में कितने, 38 सहकारी थोक भंडार, जिनमें से 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमारे जो राज्य में है वो कितने सहकारी थोक भंडार हैं, तो वह आपके 38। और उपभोक्ता क्षेत्र में शीर्ष संस्था आपकी कौन सी है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ। ठीक है, ठीक है, कंज्यूमर आपकी कॉन्फेड जो है आपकी कौन सी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, कॉन्फेड आपकी क्या है, शीर्ष संस्था है किसमें, उपभोक्ता संरचना में। फिर ये कह रहे हैं मई 2025, ये वही सेम चीज आगे आपकी राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले का आयोजन किया गया था। देखो एक योजना आपकी ये है, ये क्या क्या कह रही है आपकी, ये कह रही है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इस नीति में क्या क्या प्रावधान किए। भाई सरकार क्या कह रही है कि हम कृषि का जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए और जो आपके कृषि उत्पाद है उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी लेके आए हैं। वो नीति थी 2019। उसमें क्या क्या हम सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके माध्यम से सरकार क्या करेगी कि कृषि जो व्यवसाय है वो बढ़े, आपका जो प्रोसेसिंग है वो बढ़े और कृषि जो उत्पाद है उनका निर्यात है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस नीति में क्या क्या प्रावधान है, ये कह रहे हैं कि किसानों एवं उनके संगठनों, जो किसानों के संगठन है को अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए परिचालन लागत का 75% और अधिकतम 1.5 करोड़, मतलब जो भी होगा मैक्सिमम कितना होगा 1.5 करोड़, और सिंपल बात करें तो कितना, जो भी आपको ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका 75% दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, तथा अन्य उद्यमियों के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। समझ गए बात को। अगर कोई किसान या उनके किसानों के संगठन यदि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं किससे, एग्रीकल्चर में रिलेटेड, तो उनको जो भी उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका 75% अनुदान दिया जाएगा और मैक्सिमम 1.5 करोड़ दिया जाएगा। और इनसे अलावा मतलब अगर किसान या उनके संगठनों के अलावा कोई और व्यवसायी या पात्र उद्यमी अगर ऐसा करना चाह रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहा है किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसको कितना दिया जाएगा, 50% का अनुदान दिया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऋण लेता है किसके लिए, वही आप एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए या एग्रीकल्चर व्यवसाय के लिए, या ऐसा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको निर्यात को बढ़ाने के लिए यदि कोई ऋण लेता है, तो उसमें क्या उन्होंने कहा, अगर कोई ऋण लेता है तो हम कितना 5% जो उसकी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहला पॉइंट तो कैसा हो गया कि यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है तो हम उसको 75% क्या देंगे, ग्रांट प्रोवाइड कराएंगे, और मैक्सिमम कितना 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। और यदि कोई मान लो जो किसान या उनके संगठन के अलावा कोई उद्यमी या कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो हम कितना उसको 50% अनुदान प्रदान करेंगे। फिर इन्होंने कहा यदि कोई ऋण लेता है इन गतिविधियों के लिए तो हम क्या करेंगे, 5% उसको ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी नॉर्मल व्यक्ति को। और यदि वो कौन है, एसटी है, एससी है, या कोई महिला है, या कोई युवा है जिसकी उम्र कितनी है, 35 वर्ष से कम है, तो उनको 1% अतिरिक्त मतलब ब्याज अनुदान कितना दिया जाएगा, आपका 6% अनुदान दिया जाएगा। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन ही बहुत बार आपके पूछे गए, पिछले एग्जाम्स में भी आप देखोगे तो ऐसी पॉलिसीज में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट उन्होंने लाइन डाली है कि भाई क्या क्या प्रोविजंस है। तो इसके प्रोविजंस आप देख लेना कि भाई पहली बात तो उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या देंगे, भाई हम 1.5 करोड़ तक का ऋण देंगे या 75% का ग्रांट या अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम ऋण देते हैं तो हम 5% ब्याज सब्सिडी देंगे, किसके लिए, नॉर्मल के लिए। और यदि कोई एससी है, एसटी है, कोई महिला है, और या कोई युवा वर्ग का कोई उद्यमी है या कोई किसान है जिसकी उम्र कितनी है, 35 वर्ष से कम है, तो उनको 1% ब्याज अतिरिक्त, 1% जो सब्सिडी वो अतिरिक्त दी जाएगी, मतलब इनको 5% इसको 6 दी जाएगी। साथ में उनका फल फूल एवं सब्जियों के लिए परिवहन हेतु 10 लाख रुपए का अनुदान
दिया जाएगा। मतलब फल फूल सब्जी और उनके लिए जो मार्केट एक्सेस है, उनके लिए अगर कोई जो परिवहन है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम भी क्या देंगे, 10 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि ये 5 वर्ष की अवधि के लिए बिजली अनुदान दिया जाएगा। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 वर्ष की अवधि के लिए जो बिजली या जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज होते हैं उसका क्या देंगे, उसको ग्रांट दिया जाएगा या उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्री किया जाएगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट्स होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि किसकी बात करें, देखो हम कर रहे हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। समझ के बात को कि हम किस किस की बात करें। हमने पहले बात की भंडारण की, उसके बाद मार्केटिंग की और उसके बाद किसकी बात करें, प्रोसेसिंग की। 3 चीजें बात की। तो इसी में इन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रोसेसिंग में या कृषि के एक्सपोर्ट है, जो कृषि उत्पाद उनके लिए काम करता है, तो उनके लिए क्या किया हमने, या एग्री बिजनेस जो है कृषि व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या है, प्रोत्साहन नीति लेके आए कब, 2019 में। और उसमें क्या क्या प्रावधान है आपके, कि हम क्या करेंगे, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है उसके लिए देंगे, साथ में अगर वो ऋण लेते हैं तो उनको ब्याज दिया जाएगा, और उनका जो भी क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है उन पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि इन सब प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर या हम लोगों ने अवसंरचना क्या क्या विकसित की। तो देखो प्रत्येक जिले में हम मिनी फूड पार्क की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिनी फूड पार्क की। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। आपको पता ही है रिको ने कितने 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए। कहाँ कहाँ पे आपके, बोरनाडा जोधपुर में, रानपुर कोटा में, अलवर और श्रीगंगानगर में। और भारत सरकार ने क्या किया, आपके 3 मेगा फूड पार्क की क्या की है, स्थापना की है। वो कहाँ क्या की है आपकी, रूपनगढ़ अजमेर में, मथानिया आपका जोधपुर में और पलाना बीकानेर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी होगी, हम कृषि को अधिक से अधिक क्या, कृषि व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसके प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, और साथ साथ में क्या करना चाहते हैं, कृषि जो उत्पाद उनका एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि क्या हो, किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और क्या हो, किसानों की आय में वृद्धि हो। तो उनके लिए कौन कौन से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो क्या क्या है। तो प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना की गई। रिको द्वारा आपके 4 फूड पार्क जो एग्रो फूड पार्क है उनकी स्थापना की गई। कहाँ कहाँ की गई, देखो आपको बोरनाडा जोधपुर में की गई है, रानपुर कोटा में है, अलवर में है और श्रीगंगानगर में। वहीं भारत सरकार ने आपके 3 मेगा फूड पार्क की स्थापना की है, वो आपके रूपनगढ़ में है, अजमेर, मथानिया, जोधपुर एवं पलाना बीकानेर में। ठीक है, अब देखो हम बात किस किस पे कर रहे हैं हम बात कर रहे थे कृषि एवं उसके अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, या कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो हम लोगों ने पहले देखा फसल, तो फसल के बारे में हम सब लोगों ने बात की, कितना लगभग 42% आपका हिस्सा है। फिर हम किसकी बात करें, पशुधन की बात करते हैं, तो कितना आपका 49 है। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, वानिकी की बात करें तो लगभग कितना है आपका 8%। और किसकी बात करेंगे, मत्स्य की बात करेंगे तो कितना लगभग आपका 0.5%। तो ये कौन कौन, तो हम लोगों ने अभी तक किसकी बात की, फसल की बात करी। और फसल से रिलेटेड जो भी योजनाएं थी, जो भी सारी चीज़ें थी, फसल की कटाई के बाद जो भंडारण था, प्रोसेसिंग था और आपका कौन सा मार्केटिंग था, उस पर बात की। अब हम बात करेंगे उसके अलाइड सेक्टर कौन सा, सबसे बड़ा आपका पशुधन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पशुगणना की। अभी पशुगणना की रिपोर्ट हमारे पास कौन सी है, पशुगणना 2019 की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, 19 की। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पशुधन राजस्थान में टोटल है कितना। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जो टोटल आपका पशुधन है वो कितना है, और उसका जो पशुधन है वो देश का कितना प्रतिशत है, और उसमें जो हमारे यहाँ कौन कौन से, जैसे मान लो गाय है, भैंस है, भेड़ है या ऊंट है, उनका देश की तुलना में कितना, या देश के कितना प्रतिशत हम हमारे पास है या राजस्थान के पास है, तो उन सब पे बात करेंगे। साथ में जो पशुपालन से संबंधित जो भी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं या चल रही हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो पशुगणना 2019 के अंदर राजस्थान में जो कुल आपका पशुधन है वो कितना आपका 568 लाख। कितना है, 568 लाख।
जो आपके देश के कुल पशुधन का कितना है 10.6%। याद होगी दो चीजें भाई, अभी तक हमारे पास डेटा किसके पशुगणना 2019 के, उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में टोटल आपका पशुधन है 568 लाख, ठीक है। वो हमारे कुल देश का जो कुल पशुधन है उसका 10.6% है किसके पास, राजस्थान के पास। उसमें देश का 7% गोवंश हमारे पास है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत गोवंश है, तो आपका कितना है 7%। 12% क्या है, भैंस है, ठीक है। 14% आपकी क्या है, बकरियां है, और 11% भेड़ है, तथा 84% क्या है, ऊंट शामिल है। समझ गए बात को। पहली बात तो क्या हुई कि राजस्थान में टोटल पशुधन कितना आपका 568 लाख, जिसमें 7% हमारे पास क्या है, देखो गाय है हमारे पास कितनी, देश की पूरी लगभग 7%। फिर उन्होंने कहा भैंस, तो हमने कहा कि हमारे पास लगभग 12% पूरे देश की भैंस है। फिर उन्होंने कहा बकरियां, तो हमने कहा कि हमारे पास लगभग 14% बकरियां हैं। फिर उन्होंने कहा भेड़, तो हमने कहा कि हमारे पास लगभग 11% क्या है, भेड़ है। फिर उन्होंने कहा कि ऊंट, तो हमने कहा लगभग 84% क्या है हमारे पास, ऊंट है। तो ये तो सीधी सी क्या होगी आपकी पशुगणना 2019 की बात। फिर ये कह रहे हैं कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 14.63% राज्य में क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो पहली पॉइंट समझ गए, ये सारी की सारी किस लिए होंगी भाई, पशुधन का क्या है, सबसे बड़ा पशुधन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, दुग्ध उत्पादन का। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई देश का जो कुल उत्पादन है उसका हम 14.63% तो क्या है, दूध उत्पादित कर रहे हैं, और जो कुल जो ऊन है उसका लगभग 42% क्या किया जा रहा है, उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक है, क्या बात होगी, देश के कुल दूध उत्पादन में 14.63 जो प्रतिशत है वो राज्य में उत्पादित किया जा रहा है, और देश के कुल ऊन उत्पादन का 42% है वो राजस्थान में उत्पादित किया जा रहा है। और राज्य में पोल्ट्री की बात करो आप या कुक्कुट की बात करो तो कितना है, 140.23 लाख। ठीक है, तो ये तो सीधी सी आपको याद रखना है डेटा कि भाई पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल कितना पशुधन है आपका, वो है आपका 568 लाख है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो देश के कुल पशुधन का 10% है, जिसमें हमारे पास गाय कितनी है, कुल देश की गायों की 7% गाय है, 12% भैंस है, 14% बकरियां हैं, और 11% क्या है आपकी भेड़ है, और ऊंट कितना है 84%। ठीक है, तो ये सीधी सी बात याद हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि राज्य में पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं, या कौन कौन सी योजनाएं हैं, सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं जो पशुपालन से संबंधित है। और आप जानते हो कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुपालन का। और राज्य में हम बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा या ज्यादातर जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, पशुपालन से। ठीक है, एग्रीकल्चर से और पशुपालन से। तो इसलिए पशुपालन के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी समय समय पे योजनाएं चलाई जाती हैं। तो देखते हैं अभी कौन कौन सी हमारी योजनाएं संचालित है। देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। जैसे हमने फसल का बीमा किया, ऐसे किसका बीमा करना, हमें पशुओं का बीमा करना है, ताकि जो पशुपालक है वो किसी भी जो भी अगर मान लो कोई भी ऐसी घटना हो सकती है तो उससे क्या है वो सुरक्षित रहे और उनको क्या किया जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। तो उसके लिए क्या है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अब दो तीन चीजें ध्यान रखा करो, कोई भी योजना या कोई भी पॉलिसी हम जब पढ़ते हैं तो क्या चीजें हम ध्यान रखेंगे। पहली बात तो सीधी कि कब शुरुआत की गई थी, अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता तो। दूसरी बात ये कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, और तीसरी बात ये कि भाई इस योजना या इस पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहली बात तो ये होगी कि भाई योजना कब प्रारंभ की, तो योजना प्रारंभ हुई आपकी दिसंबर 2024 में, सीधी सीधी बात। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है पशुओं को बीमा कवरेज उपलब्ध कराना। ठीक है, पशुओं को बीमा कवरेज उपलब्ध कराना, जिससे किसान जो भी पशुपालक है उनकी क्या किया जाए, वित्तीय सहायता या उनको
सुरक्षा प्रदान की जा सके, अगर कोई भी हानि होती है, कोई भी लॉसेस होते हैं तो उससे उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, हमने पशुओं का बीमा करते हैं। अब इस में प्रावधान क्या क्या है, देखो इस योजना में कौन कौन से पशु शामिल किए, आपके दुधारू पशु है जिनमें कौन सी आपकी गाय और भैंस है, ठीक है, आपकी भेड़ और बकरी है, और आपका कौन सा है, ऊंट, ठीक है। किन किन को शामिल किया गया है, गाय भैंस को, भेड़ बकरी को और ऊंट को, ठीक है। तो सरकार कह रही है कि हम 5 लाख तो दुधारू पशु है जो गाय और भैंस का क्या करेंगे, बीमा प्रदान करेंगे, ठीक है। फिर ये कहेंगे 5 लाख भेड़ और बकरी का करेंगे, और 1 लाख ऊंट क्या क्या करेंगे, बीमा करेंगे। ये इनिशियल है, लेकिन जो बजट आपका 2025, ये जो बजट जो आपकी घोषणा थी कौन सी थी, 2024-25 की थी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बजट आया कौन सा, 25-26, और अभी कौन सा है आपका 26-27। तो पिछले बजट में इनकी जो संख्याएं थी जैसे उनको दुगना कर दिया गया, जैसे 5 लाख की जगह 10 लाख, 5 लाख की जगह 10 लाख, और 1 लाख की जगह 1 लाख की जगह 2 लाख। तो अब इन्होंने कहा कि भाई ये पहली बात तो क्या होगी कि भाई कब स्टार्ट किया गया, 2024 में, दिसंबर 2024 में। उद्देश्य क्या था, जो पशु है उनको बीमा कवरेज उपलब्ध कराना था। फिर उन्होंने कहा कि भाई किन किन को, तो इन्होंने कहा गाय भैंस को, भेड़ बकरी को और ऊंट को, और कितना, भाई इन्होंने कहा कि इतनी इतनी संख्या में हम इनका बीमा कवरेज करेंगे, जिसको 2025-26 के बजट में क्या किया, इन्होंने दुगना कर दिया था। फिर इसका और प्रावधान क्या है कि भाई इसमें मिलेगा क्या, तो उन्होंने कहा इस योजना में बीमा कवरेज गाय भैंस ऊंट के लिए 40,000 प्रति पशु एवं मादा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 प्रति पशु प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा है, बीमा किस हिसाब से करोगे, और ये ध्यान रखना, ये इसका 100% निःशुल्क या फ्री बीमा, समझ रहे हो, ये है। मतलब इसका सारे की सारी जो प्रीमियम राशि है उसको कौन भुगतान करेगा, उसका वहन सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, किससे अप्लाई करना है, ऑनलाइन, और उसका सारा प्रीमियम किसके द्वारा वहन किया जाएगा, प्रीमियम सरकार द्वारा किया जाएगा। और सरकार क्या करेगी, यदि मान लो आपकी गाय भैंस या ऊंट यदि मर जाती है तो उनके लिए कितना, 40,000 रुपये प्रति पशु प्रदान किया जाएगा, और यदि मादा बकरी और भेड़ यदि आपकी मर जाती है तो आपको 4,000 प्रति पशु प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये इसके प्रावधान हो गए। और क्या है, इन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 दुधारू पशु, 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा का प्रावधान। मैंने क्या कहा आपको, सारे का सारा जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम राशि है, उसको किसानों को या पशुपालकों को कुछ भी नहीं देना है। सारा का सारा जो प्रीमियम राशि किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार द्वारा किया जाएगा। और उसमें कोई भी यदि पशुपालक है वो कितना करा सकता है, भाई कितने, एक इसकी लिमिट भी तो होगी कि हम कितने पशुओं का हम क्या करा सके, बीमा करा सके। तो कितना, देखो 2 दुधारू पशु मतलब भैंस या गाय, अगर आपके पास भैंस या गाय है तो आप 2 पशुओं का करा सकते हो। भेड़ या बकरी है तो 10 बकरी और 10 भेड़ का आप करा सकते हो। और ऊंट कितना, 1 ऊंट का करा सकते हो। और राशि कितनी, आपको ध्यान होगा कि गाय और भैंस के लिए तो कितना प्रोवाइड कराया जा रहा है, हमें 40,000 रुपये की सहायता दी जाएगी या 40,000 का बीमा दिया जाएगा। और भेड़ और बकरी के लिए कितना, 4,000 का बीमा दिया जाएगा। इस योजना में लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाता है, जिसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी को प्राथमिकता दी गई है, तथा ST/SC के लिए क्रम से 16% और 12% बीमा आरक्षित होते हैं। समझ के बात को, मैंने क्या कहा, निःशुल्क है, आपको सिर्फ क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसमें लॉटरी के द्वारा क्या किया जाएगा, जिनका बीमा मतलब चयन किसके द्वारा किया जाएगा, लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जिसमें हम जो जिनके पास गोपाल कार्ड है उनको और लखपति दीदी है उनको क्या किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। और उसमें जो ST, जो मान लो टोटल बीमा 100 है तो उनमें 16% तो आपके SC के लिए रिजर्व होंगे, ये बिल्कुल अनिवार्य शर्त है, और 12% आपके ST के लिए रिजर्व होंगे। समझ के बात को सीधी सीधी कि भाई मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना क्या है, कब प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, तीनों चीजें हम लोगों ने बात कर ली। देखो स्टार्ट कब होती है आपकी, दिसंबर 2024 में। क्या क्या प्रावधान है कि हम, उद्देश्य क्या है कि हम जो भैंस गाय
जो ऊँट है उनका क्या करेंगे, बीमा करेंगे। प्रावधान है कि भाई निःशुल्क बीमा प्रोवाइड कराया जा रहा है, मतलब आपको कोई भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या है कि भाई प्रदान कितना, बीमा कितने का होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भैंस, गाय और ऊँट है आपका उसके 40,000 है, और जो आपकी भेड़ और बकरी उसके लिए 4,000 है। और आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो उसका फिर चयन कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि लॉटरी के माध्यम से करेंगे, और उसमें प्राथमिकता किसको देंगे, जिनके पास क्या गोपाल कार्ड धारक है या लखपति दीदी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में एसटी और एससी को 16% और 12% का क्या किया जाएगा, रिजर्व बीमा रखे जाएंगे। फिर सेकंड योजना है आपकी पशुओं से रिलेटेड, वो है आपकी ऊंट संरक्षण अनुदान योजना या ऊंट संरक्षण योजना। ठीक है, इसमें कहा ये कब शुरू हुई, वही चीजें हम 2-3 चीजें ध्यान रखना कि भाई इसका एक तो स्टार्ट कब हुई, उद्देश्य क्या है योजना का, और योजना में प्रावधान क्या है। तो पहली बात तो हमें ध्यान है कि ये कब स्टार्ट हुई, 2024-25 में। फिर इन्होंने कहा इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा उद्देश्य है ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देना। ठीक है, ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देना। फिर इसमें प्रावधान क्या है, इसके तहत ऊंट पालकों को प्रत्येक बछड़े या टोडी, क्या कहते हैं आप, टोडिया, ठीक है, ऊंट के बच्चे के लिए, ठीक है, के लिए 20,000 रुपए का क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग जब हुई थी तब कितनी थी, 11 थी 2024-25 में, लेकिन 2025-26 के बजट में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20,000 कर दिया गया। ठीक है, ऊंट संरक्षण अनुदान में क्या है कि इन्होंने कहा कि जो ऊंट पालक है उनसे क्या है, हमें ऊंट जो प्रजनन है उसको बढ़ावा देना है। और बढ़ावा कब दोगे, जब हम ऊंट जो पालक है उनको क्या करेंगे, कुछ प्रोत्साहन देंगे, कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता कितनी प्रदान करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक ऊंट का जो बच्चा है उसका जो पैदा होता है तो उसके लिए हम कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, 10,000 रुपये इनिशियल। फिर उन्होंने उस 10,000 को बढ़ा के उस राशि को कितना कर दिया गया, 20,000। ठीक है, और वो 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कैसे कैसे की जाएगी, पहली जो किस्त होगी आपकी कब होगी, जो आपका जो ऊंट का जो बच्चा है जन्म होगा उस पर दी जाएगी। जब वो 9 महीने का हो जाएगा तब सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, और जब वो 18 मंथ का हो जाएगा तो उसकी क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। समझ गए बात को, कि भाई ऊंट प्रजनन अनुदान योजना आपकी क्या है कि भाई सरकार ने 2024-25 में इसको शुरू किया, और इसका उद्देश्य था कि हम ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। फिर इन्होंने कहा प्रजनन बढ़ेगा कैसे, कि जब ऊंट पालकों को क्या देंगे, कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो ऊंट का जो बच्चा है उसका जब जन्म होता है तो हम प्रत्येक जो बच्चे के लिए 10,000 की क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20,000 कर दिया गया। और उसको कैसे प्रोवाइड करें, 3 किस्तों में। कैसे, पहला कब देंगे, पहली किस्त कब देंगे उसको, जब वो बच्चा जन्म लेगा। द्वितीय किस्त कब देंगे, जब वो 9 महीने का हो जाएगा। और तृतीय किस्त कब प्रदान की जाएगी, जब वो 18 महीने का हो जाएगा। समझ के बात को, तीनों चीजें क्लियर। कब योजना शुरू हुई, योजना के उद्देश्य क्या है, और योजना में क्या क्या प्रावधान है। तीसरी योजना इनकी भामाशाह पशु बीमा योजना। ठीक है, अब भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है, वही पशुओं का बीमा कराना है आपको। ये योजना आपकी कब 2016 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 23 जुलाई 2016 को। इसका उद्देश्य अनुनादित प्रीमियमों पर पशुओं का बीमा करवाना है। मतलब किस पे, अब ध्यान रखना, अनुनादित प्रीमियम मतलब समझ लो कि हमें कम प्रीमियम पे, मतलब कुछ % सरकार वहन करेगी और कुछ आपको वहन करना होगा। लेकिन हम लोगों ने मंगला पशु बीमा योजना में क्या देखा था कि हमें क्या मिल रहा है, निःशुल्क बीमा प्रोवाइड किया जा रहा है। सारा का सारा जो खर्चा है वो कौन वहन कर रहा है, सरकार वहन कर रही है। इसमें किसमें कि हम कुछ सरकार वहन करेगी और कुछ हम वहन करेंगे। उसमें यह है कि इसके तहत ST, SC, BPL को प्रीमियम का 70%, ठीक है, जो भी आपका प्रीमियम होगा उसका 70% तथा सामान्य श्रेणी को 30% अनुदान देने का प्रावधान है। समझ गए बात को। उसमें क्या था, फ्री था। लेकिन इसमें क्या है कि भाई जो ST, SC और जो भी मतलब क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या जो गरीब हैं, BPL है, उनको तो 70% सरकार क्या देगी, अनुदान देगी। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको 30% का अनुदान प्रदान किया जाता है सरकार के थ्रू।
ठीक है, तो तीनों चीजें इसमें भी ध्यान रखना कि कब शुरू हुई आपके 23 जुलाई 2026 को। इसका उद्देश्य क्या था, बीमा प्रोवाइड कराना है, और इसके तहत क्या क्या प्रावधान है कि एसटी, एससी और बीपीएल है उनके लिए 70% अनुदान दिया जाएगा, और सामान्य श्रेणी के जो भी पशुपालक है उनको 30% अनुदान प्रदान किया जाए। किस पे, जो भी प्रीमियम आपकी राशि होगी। देखो, सरस सुरक्षा कवच योजना। देखो, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पशुओं की बात कर रहे थे। पशुओं का हम लोगों ने बीमा किया, और पशुओं के लिए और भी जैसे आप पशुओं की छोटी मोटी योजनाएं देखोगे, आप कोई भी रोगों के लिए खुरपका वगैरह है, या पशु एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, वो भी सारी चल रही है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे पशुओं के लिए कि पशुओं के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई, लेकिन अब हम बात करें कि पशुपालक हैं उनके लिए भी तो कोई योजना चला रखी होगी सरकार ने। तो ये राष्ट्रीय सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना है, वो किसके लिए, ये पशुपालकों के लिए। किसके लिए, पशुपालकों के लिए। अब इस पशुपालकों, अब वही चीज, हम तीन चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। इस योजना में कब शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें प्रावधान क्या क्या है। तो देखो, इसका उद्देश्य स्टार्ट कब की गई ये योजना आपकी शुरू हुई 1 फरवरी 2024 को। कब की गई, 1 फरवरी 2024 को। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करना। अभी तक हम किसको बीमा प्रोवाइड कर रहे थे, पशुओं को। अब किसको करा रहे हैं, पशुपालकों को। जो दुग्ध क्या है, उत्पादक हैं, उनको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके माध्यम से, राज्य सुरक्षा, किसके माध्यम से, राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना के माध्यम से। ठीक है, ये प्रारंभ हुई आपकी 1 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करना। और इसमें प्रावधान क्या क्या है, इसके तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता, यदि किसी दुग्ध उत्पादक की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वो विकलांग हो जाता है, तो हम उसको कितनी प्रोवाइड कराएंगे, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और यदि व्यक्ति आंशिक रूप से क्या होता है, विकलांग होता है, तो उसको कितना दिया जाएगा, 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। समझ गए। एक पशुओं का बीमा हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा, मंगला पशु बीमा योजना। ये कौन सा पढ़ लिया, पशुपालक या दुग्ध उत्पादक, जिसमें कौन सा आपका राष्ट्रीय सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, जो प्रारंभ हुआ आपका 1 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य था जो भी दुग्ध उत्पादक हैं उनको हम दुर्घटना बीमा प्रोवाइड कराएंगे। और उसमें प्रावधान क्या है, यदि दुग्ध उत्पादक की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो कितना दिया जाएगा, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और यदि वो आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसको कितनी जाएगी, 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। फिर इन लोगों ने बात की कि भाई जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए क्या, अभी तो हम लोगों ने क्या की, भाई पशुओं को बीमा कर दिया, पशुपालक है उनका बीमा कर दिया। अब मान लो कोई दूध उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, भाई उसको उसके दुग्ध उत्पादन के सही दाम मिले, तो उसके लिए कौन सी योजना है, तो उसके लिए योजना है आपकी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये कब शुरू हुई, देखो आपकी 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य आप समझ ही रहे हो कि भाई सीधा सीधा इसके अगर नाम पढ़ोगे तो उसी से समझ में आ जाए कि हमें संबल प्रदान करना है, किसको, दुग्ध उत्पादकों को। समझ गए भाई, दुग्ध उत्पादकों को सरकार क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है, संबल प्रदान कर रही है। ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। प्रारंभ होगी 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य हो गया कि दुग्ध उत्पादकों को क्या करना है, संबल प्रदान करना है। अब योजना में प्रावधान क्या, ये कह रहा है कि इस योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। समझ गए बात को, मतलब आपको कितना है, मान लो 45 रुपए आपको 1 लीटर दूध के मिलते हैं, तो सरकार इसमें 5 रुपए आपको क्या देगी, एक्स्ट्रा देगी। और ये पहले कितनी थी जब शुरू हुई, तब 2 रुपए थी, लेकिन वर्तमान में हम किसकी बात करेंगे, 5 रुपए की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत कितना अनुदान दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए अनुदान प्रदान किया जाता है प्रति लीटर, तो आप क्या लिखोगे आंसर, 5 रुपए। ठीक है, जो पहले कितना था, 2 रुपए।
मतलब आपका अगर आपको कितना मिल रहा है, 1 लीटर दूध का 45 रुपये मिल रहा है, तो सरकार आपको 5 रुपये क्या दे रही है, अनुदान दे रही है, ताकि क्या करे, किसानों को जो भी दुग्ध उत्पादक है, जो पशुपालक है, उनको क्या है, सपोर्ट प्रदान करे या संबल प्रदान करने के लिए। तीसरी योजना आपकी राष्ट्रीय पशुधन मिशन, NLM, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ठीक है, ये योजना आपकी देखो केंद्र की योजना है, जिसमें क्या है, इसका योजना का उद्देश्य है कि नस्ल सुधार योजना है। किसके लिए, भेड़ और बकरी की नस्ल सुधार योजना है। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो अंशदान है वो कितना है, 60-40। ठीक है, मतलब 60% कौन दे रहा है, केंद्र दे रहा है, और 40% कौन दे रहा है, आपका राज्य सरकार वहन कर रही है। और राज्य के कितने जिलों में, 9 जिलों में संचालित है। ठीक है, इस योजना में पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। समझ के बात को, मेनली योजना किसकी है आपकी, ये नस्ल सुधार योजना है, किसकी, भेड़ और बकरी के लिए। ये आपकी केंद्र की योजना है, जो कितने रेशो पे काम कर रही है, 60 और 40 पे। 60 आपका कौन देता है, केंद्र दे रही है, और 40 कौन दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। और राज्य के कितने जिलों में संचालित है, 9 जिलों में संचालित है। ठीक है, और इस योजना में पशुपालकों को क्या दिया जाता है, अगर कोई उद्यम स्थापित किया जाता है उसके लिए ऋण भी प्रदान किया जाता है। थोड़ा और चलो। देखो अब गोपालन, ठीक है, गोपालन विभाग की बात करें तो गोपालन विभाग का गठन कब किया गया था राजस्थान में, 13 मार्च 2014 को। 13 मार्च 2014 को। ठीक है, राजस्थान गोपालन विभाग की स्थापना करने वाला देश का क्या है, प्रथम राज्य। ठीक है, ये कह रहे हैं गोपालक वाणी, तो गोपालक वाणी क्या है, ये 2024-25 में शुरू हुआ था। एक ई न्यूज लेटर है। ठीक है, क्या है, एक ई न्यूज लेटर है जो गोपालन योजनाओं, जो भी आपकी गोपालन से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही है, गोपालन मतलब समझ गए, गाय की बात कर रहे हैं हम, गोपालन से संबंधित जो भी योजनाएं या गौशाला प्रबंधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था में हो रहे नवाचारों की जानकारी साझा करता है। ठीक है भाई, एक चीज याद रखना भाई, गोपालन विभाग कब स्थापना हुई आपकी, 2014 में 13 मार्च को। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो गोपालन की विभाग की स्थापना करने वाला, और इसके द्वारा एक मतलब इनिशिएटिव लिया गया है, क्या है, गोपालक वाणी करके एक ई न्यूज लेटर जारी करते हैं, जिसमें गोपालन से संबंधित जो भी योजना उनकी जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपका मवेशी आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में क्या पशुपालकों को या गोपालकों को क्या दी जाती है, जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके लिए आपकी एक कौन सी है, गौशाला विकास योजना भी है। ठीक है, गौशाला कौन सी आपकी, गोपालन के लिए कौन सी योजना आपकी, गौशाला विकास योजना चल रही है। वो क्या करिए, गौशालाओं में आधारभूत संरचना विकास हेतु 90-10 के अनुपात में अधिकतम 10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। समझ के बात को, कि यदि मान लो कहीं किसी को गौशाला क्या करनी है, डेवलप करनी है, मान लो आपको आपके गांव में गौशाला बनानी है, तो क्या कह रहे हैं सरकार कि 90% हम देंगे और 10% आप जन भागीदारी से या लोगों से इकट्ठे करके लेके आओ, और 90% उसका अनुदान हम देंगे, कितना, अधिकतम 10 लाख रुपए। ये आपकी कौन सी योजना है, गौशाला विकास योजना। समझ के बात को, गोपालन वाली बात की, गोपालन क्या है, गोपालन विभाग की स्थापना कब हुई, गोपालक वाणी जो एक इनिशिएटिव है गोपालन विभाग का वो क्या है, और गौशाला विकास योजना क्या है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम डेयरी विकास की। डेयरी विकास एक्चुअली राजस्थान में जो डेयरी है वो सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित होता है। राजस्थान में जो डेयरी कार्यक्रम है वो किसके माध्यम से होता है, सहकारिता के माध्यम से। किसके माध्यम से, आप देखते भी होंगे जैसे आपका सरस वगैरह है, या यहाँ पे आप देखोगे
बहुत सारी मतलब आपको दिखती है ना दुग्ध उत्पादक समितियों की गाड़ी वगैरह आपको रोड पे दिखती है। तो राजस्थान में जो डेयरी विकास है वो किसके माध्यम से होता है? सहकारिता के माध्यम से होता है, ठीक है, और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। और ये त्रिस्तरीय संरचना है। कैसी संरचना आपकी? त्रिस्तरीय, ठीक है, राज्य स्तर पे और आपके जिला स्तर पे और नीचे आपके ग्राम स्तरों पे, ठीक है, ग्राम स्तर पे, यहाँ पे जिला स्तर पे और आपके राज्य स्तर पे, ठीक है। तो राज्य स्तर पे कौन है आपकी? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1977-78 में। ये आपकी शीर्ष संस्था है, त्रिस्तरीय, समझ गए। यहाँ पे कौन है आपकी? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ठीक है, फेडरेशन या संघ कह सकते हो आप, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, ठीक है। वो कब है? 1977-78 में बनी थी, ठीक है। जिला और नीचे जिला स्तर पे कौन सी आपकी? जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जो अभी कितने टोटल आपके? 24, कितने? 24, याद रख लेना बिल्कुल कि राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ टोटल कुल कितने हैं? तो वो हैं आपके 24। मतलब त्रिस्तरीय में समझ गए ना आप। ऊपर अपेक्स बॉडी कौन सी होगी आपकी? RCDF, नीचे आपके जिला दुग्ध उत्पादन संघ, जो कितने टोटल अभी? 24, और नीचे कौन सी होगी आपकी? प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति है, जो कितनी आपकी? 19,643। चीजें ध्यान रखना थोड़ी सी। डायरेक्ट आपसे पूछता है कि भाई जो हमारा डेयरी विकास का कार्यक्रम है राजस्थान में, वो किसके माध्यम से? सहकारी समितियों के माध्यम से या सहकारिता के माध्यम से संचालित होता है। वो एक त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है आपका? RCDF या राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। जिला स्तर पे कौन सी है आपकी? जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है, टोटल कितने आपके? 24 हैं। और निचले या तृतीय स्तर पे कौन से आपके, या ग्राम स्तर पे कौन से? प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं, वो कितनी आपकी? 19,643। देखो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अपना? अलाइड सर्विसेज की बात कर रहे हैं हमने फसल क्षेत्र पढ़ा, हमने पशुधन पढ़ा। अब हम किसकी बात करेंगे? मत्स्य की बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है मत्स्य का GSVM कितना? लगभग आपका 0.5% या आधा परसेंट के लगभग आधा परसेंट आपका योगदान है। किसमें आपके? जो कृषि क्षेत्र का GSV है या सकल मूल्य वर्धन है, उसमें कितना योगदान आपका? 0.5%। देखो ये कह रहे हैं कि राज्य जलीय संसाधनों की उपलब्धता के मामले में देश में 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो पहली बात तो कौन सी होगी? अब हमसे कहें कि जलीय रिसोर्सेज या जलीय संसाधनों के मामले में राजस्थान का जो है वो देश में कौन सा स्थान है? तो हम 10वें स्थान पर है। यह क्षेत्रीय संभावनाओं का क्षेत्र है, यह क्षेत्र संभावनाओं का क्षेत्र है जो ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बना सकता है। ये कह रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र में यदि हम सही तरीके से काम करें तो इसमें पोटेंशियल बहुत अधिक है, और यदि इसका विकास हो तो ये ग्रामीण और जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का क्या कर सकता है? काम कर सकता है, मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है, ठीक है। समझ गए बात को। इसलिए इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो एक आपकी कौन सी चल रही है? आपकी चल रही है प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये योजना क्या कर रही है? देखो मत्स्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं हमने क्या कहा कि भाई हम जो जलीय संसाधनों के मामले में हैं वो देश में 10वें स्थान पर है, और ये क्षेत्र संभावनाओं का क्षेत्र है। यदि सरकार इस पर सही दिशा में प्रयास करे और इस क्षेत्र का क्या करे? विकास करे, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था या आदिवासियों को आत्मनिर्भर बना सकती है। तो उसके लिए एक योजना चली, सेंटर योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। यह योजना राज्य में 2020-21 से संचालित हो। तो पहली बात तो हम लोगों ने यही की कि कोई भी योजना हम पढ़ते हैं तो उन चीज़ों में पहले क्या ध्यान रखेंगे? भाई कब शुरू हुई, दूसरा इस योजना का उद्देश्य क्या है, और तीसरा हम बात करें कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान है। तो देखो यह योजना कब संचालित हो रही है आपकी? 2020-21 में।
इस योजना में क्या है, इस योजना का सीधा उद्देश्य सीधा क्या है कि जो भी मत्स्य क्षेत्र है या मत्स्य जो पालक हैं या मत्स्य के पालन के क्षेत्र में जो भी काम करे उनका क्या, उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करनी, ये इसका उद्देश्य हो गया। अब इस योजना में काम क्या क्या कर रहे थे, देखो इस योजना के माध्यम से मत्स्य तालाब निर्माण, झींगा पालन, केज कल्चर और फीड मिल्स जैसी गतिविधियों के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ गए। मत्स्य क्षेत्र में किसानों को अनुदान प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चली है, जिसमें क्या क्या काम है आपके, कोई मत्स्य तालाब बनाने के लिए, झींगा पालन के लिए, कैच कल्चर के लिए, फीड मिल्स के लिए, इन सब के लिए क्या है, किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपकी योजना। इस योजना नहीं, ये अलग पॉइंट है आपका, इस योजना का पार्ट नहीं है। सीधा है कि भाई चूरू में एक जलीय कृषि प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस योजना के माध्यम से नहीं, इसको काटेंगे हम लोग, क्या कहेंगे कि चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। सीधा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई, तो वो कहाँ की गई, आपकी चूरू में। फिर हम लोग बात करें कि मत्स्य प्रसंस्करण में होने वाले नुकसान, जो अगर हम कहते हैं प्रोसेसिंग के में जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए हमने क्या किया है, 5 मत्स्य लैंडिंग केंद्रों की प्रक्रिया स्थापना की। तो आपको नाम याद रखने हैं सारे के सारे कि 5 जो आपके मत्स्य लैंडिंग क्षेत्र है वो केंद्र है, सेंटर्स हैं, वो कौन कौन से। तो देखो पहला कौन सा आपका रामसर धौलपुर में है, स्थापना की है। दूसरी हमने किस में की, बीसलपुर टोंक में की है। तीसरी हमने की राणा प्रताप सागर रावतवाटा में की है। जमाई बांध पाली में की है और जयसमंद उदयपुर में की है। ठीक है, फिर एक पॉइंट कहा है कि आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए आजीविका मॉडल शून्य राजस्व मॉडल राज्य के 3 जलाशयों में प्रारंभ किया गया है। हम लोगों ने शुरुआत में क्या बात की कि भाई ये इस क्षेत्र में यदि हम ध्यान दें तो ये ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर बना सकती है। तो उसी के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रखी है आपकी आजीविका मॉडल। ये एक शून्य राजस्व मॉडल है। शून्य राजस्व मॉडल का मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि सरकार इस पर कोई भी फीस या कोई भी इसकी रॉयल्टी नहीं लेती है, सरकार फ्री में करती है। इसी को क्या कहा गया आपका, शून्य या जीरो रेवेन्यू मॉडल कहा गया है। और ऐसा राज्य के 3 जलाशयों में प्रारंभ किया है। कहाँ कहाँ कर रखा है, जयसमंद उदयपुर में, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में और कडाना बैक वाटर जो है आपका डूंगरपुर में। याद रह जाएगा तीनों। मत्स्य प्रसंस्करण को में जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए 5 मत्स्य लैंडिंग सेंटर्स की स्थापना की। वो पांचों आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही 3 जो जलाशय है राज्य के, उनमें राज्य सरकार ने आजीविका मॉडल जो एक क्या है जीरो रेवेन्यू मॉडल है उसको स्थापित किया है। और वो 3 कौन कौन से आपके, जयसमंद उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बैक वाटर डूंगरपुर। साथ में आपके एक इंफॉर्मेशन और है, रंगीन मछली एक्वेरियम की स्थापना बीसलपुर टोंक में की गई है। तो ये सारे के सारे प्रावधान किसके लिए थे, आपके मत्स्य के लिए। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या बात की, हम लोगों ने फसल की बात की, हम लोगों ने पशुधन की बात की, पशुओं की बात की, पशुपालकों की बात की। अब हम बात करें कृषक कल्याण की। भाई कृषक कल्याण, किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी है या कृषकों के भले के लिए या कृषकों के को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है। तो पहली बात है उनका मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आपको पता है सारा सारा कि देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने क्या कहा कि हम किसानों को 6,000 रुपये क्या देंगे, अनुदान 6,000 रुपये क्या देंगे, सहायता प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे, 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में 3 बार में। ठीक है, ये योजना पता है। तो इसी में राज्य सरकार ने क्या कहा, इसको बढ़ा के 3,000 रुपये, पहले राज्य सरकार ने क्या किया, इसमें 2,000 रुपये ऐड करे कि 6,000 रुपये तो क्या दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है और 2,000 रुपये हम देंगे। टोटल कितना दिया जाएगा, 8,000। फिर राज्य सरकार ने 1,000 रुपये और बढ़ा दिए, तो टोटल कितना कर दिया आपका, 3,000। अब मतलब किसानों को कितना मिल रहा है, टोटल 9,000। मतलब 6,000 तो आपकी केंद्र सरकार दे रही है
और 3,000 आपकी राज्य सरकार दे रही है। वही सामान 3 किस्तों में, जैसे 2,000 कौन देगा आपका, केंद्र सरकार देगी, 1,000 राज्य सरकार दे देगी, फिर 2,000 कौन दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, 1,000 राज्य सरकार दे देती है, और 2,000 केंद्र सरकार देगी, फिर 1,000 राज्य सरकार दे देती है। और किसके माध्यम से, आपको पता ही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधी ट्रांसफर की जाती है। तो ये योजना क्या करेगी कि बजट 2024 की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को 3,000 अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत कुल अनुदान 9,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तथा 3,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। समझ गए सीधी सीधी इस बात को कि भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना थी उसके तहत केंद्र सरकार क्या कर रही थी, 6,000 रुपये किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करी थी। कैसे, 3 अलग अलग किस्तों में, मतलब 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में कर रही थी। फिर राज्य सरकार ने क्या किया, 2000 बजट जो 2024-25 में क्या किया, इसमें 2,000 रुपये की क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया कि हम कितना देंगे, 6,000 सरकार देगी और 2,000 और हम देंगे। फिर राज्य सरकार ने नेक्स्ट बजट में फिर क्या किया, 1,000 और बढ़ा दिया, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 3,000 हो गया। तो अब कितना हो गया, 6,000 केंद्र सरकार दे रही है, 3,000 राज्य सरकार दे रही है, तो टोटल कितना दिया जा रहा है किसानों को, 9,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। किसके तहत, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। लघु और सीमांत वृद्ध किसान, ठीक है, लघु और सीमांत किसान आपको पता ही है कौन से, और वृद्ध कौन से, तो यहाँ देखो वृद्ध तो इन्होंने कहा कि कोई भी पुरुष जो 58 साल या उससे अधिक है, और कोई भी महिला जो 55 साल और उससे अधिक है, ठीक है। और सीमांत लघु किसान, सीमांत किसान कौन से, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि है। समझ के बात को, लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना, मतलब सरकार क्या करिए, पेंशन दे रही है, किनको, वृद्ध किसान, और वो भी कौन सी कैटेगरी के, लघु और सीमांत किसान। अब उनका वृद्ध किसको मानेंगे, तो उन्होंने कहा, अब ज़्यादातर आप देखोगे जो भी जितनी भी वृद्धावस्था पेंशन योजना है या सोशल वेलफेयर की जो योजना है, उनमें सब में यही एज क्राइटेरिया है। तो उसी में क्या कहा गया कि जो भी किसान, जो पुरुष है वो 58 साल या उससे अधिक का हो, और महिला जो 55 साल या उससे अधिक की हो, तो उनको हम पेंशन देंगे। और वो किसान कैसे हो, लघु और सीमांत। लघु किसान मतलब कौन, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हो, और सीमांत किसान कौन, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करते हो, तो उनको पेंशन दी जाएगी। और कितनी पेंशन मिलेगी, 1,250 रुपये प्रति माह। लेकिन ध्यान रखना, अभी ये जो बजट है ये एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हैं, और सरकार ने जो बजट है या अभी 2-4 दिन पहले इसमें शायद 150 रुपये का क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी है, और अब लगभग कितना 1,400 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराई जाए। किन किन को, लघु और सीमांत किसान हैं जो वृद्ध हैं, ठीक है, वृद्ध की आयु। और देखो अगली योजना आ रही है किसान कलेवा। कलेवा समझ गए, ब्रेकफास्ट की बात करें, किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना आपकी 2014 में प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, 1200, हाँ अभी 1250 से बढ़ा के ज़्यादा कर दी गई। बिल्कुल, इसका ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हैं, उसमें इतनी थी। अभी सरकार ने बजट या उसके बाद अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें बढ़ा दी गई है। वो लगभग शायद आपके 150 रुपये बढ़ाई है, और वो एक बार चेक कर लेंगे हम बाद में ना, जो जितना भी होगा एग्जैक्ट। इस योजना का प्रारंभ जनवरी 2014 में किया गया था। पहली बात तो यही समझ गए कि भाई योजना कब चालू की गई थी, 2014 में। और योजना का उद्देश्य सीधा आपको दिख रहा है कि किसान अगर मान लो कहीं अपनी फसल लेके जाता है या मंडी में जाता है, तो वहाँ उसको जिस तरीके से आपने देखा हो, कौन सी आपकी जो इंदिरा रसोई है ना, ये सारी रसोई है, उसी टाइप से क्या है कि भाई जहाँ किसान मंडी में अपनी फसल लेके जाता है, तो वहाँ किसान को क्या मिले कि भाई एक मतलब सही कीमत पे या मतलब सब्सिडी कीमत पे पौष्टिक भोजन की उपलब्ध कराया जाए, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें प्रावधान क्या है, इन्होंने कहा देखो इस योजना के तहत राज्य की सुपर
कैटेगरी दे रखी है सुपर, ए और बी श्रेणी की जो मंडी है। भाई आपकी मंडी कौन सी एस कैटेगरी में है, सुपर कैटेगरी की मंडी, ए ग्रेड की मंडी या बी कैटेगरी की जो मंडियां हैं उस पर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है किसको, किसानों को। कितने रुपए में, 5 रुपए में। समझ के बात को कि किसान कलेवा योजना क्या है, ये शुरू हुई आपकी जनवरी 2014 में और इसका उद्देश्य था कि किसान को जो मंडी में किसान अपनी उपज लेके जाता है तो वहाँ उसको 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। और वो किस तरह की मंडी, आपकी सुपर कैटेगरी की मंडी होंगी या सुपर ग्रेड की मंडी है, ए ग्रेड की मंडी है और बी ग्रेड की मंडी है। फिर आपकी एक योजना आती है किसानों के लिए, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। देखो ये योजना क्या है कि इस योजना को प्रारंभ किया गया कब, 2019 में। इस योजना के तहत कृषक को कृषि कार्य या विपणन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समझ के बात को, कृषक सहायता योजना में क्या है कि अगर मान लो किसान कोई कृषि कार्य या कहीं मार्केट जा रहा है, मंडी जा रहा है, उसके दौरान उसकी अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसका एक तरीके से बीमा हो गया और जो उसके आश्रित है पीड़ित के, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कौन प्रोवाइड करेगा, किसान, सरकार प्रोवाइड या सरकार प्रदान करेगी। फिर एक योजना आपकी आती है महात्मा गांधी फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में शायद पूछा गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये योजना क्या है, कब शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है और इस योजना में क्या क्या प्रावधान है। 3 चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि योजना कब प्रारंभ की गई, तो योजना प्रारंभ हुई आपकी 2015 में। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सीधी सी बात है, कल्याण करना है किसका, श्रमिकों का। और कौन से, मंडी श्रमिक, मंडी जो श्रमिक है उनका क्या करना है, कल्याण करना। ये उद्देश्य हो गया कि भाई महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ हुई 2015 में और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो मंडी श्रमिक है, जो मंडियों में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके कल्याण के लिए योजना चलाई गई। और उसमें प्रावधान क्या क्या है, देखो प्रसूति सहायता। यदि कोई मान लो कोई वर्कर जो श्रमिक महिला है तो उसको मैटरनिटी, जैसे मैटरनिटी लीव होती है उसी टाइप से 45 दिन का मैटरनिटी लीव का मतलब समझ गए, उसके जो 45 दिन का जो पारिश्रमिक होगा वो प्रसूति सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा, कोई महिला श्रमिक है तो। दूसरे का विवाह सहायता, महिला के स्वयं के विवाह के लिए, अगर मान लो कोई श्रमिक है महिला और वो स्वयं विवाह करना चाहती है तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा, 75,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। और उसकी 2 पुत्रियों के लिए भी कितना, 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, मतलब 1 या 2 तक, समझ गए। पहली यदि वो महिला श्रमिक है, यदि वो स्वयं विवाह करती है तो उसको 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ में उसकी 2 बच्चियों तक के विवाह के लिए उनको 75,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति की बात करेंगे, श्रमिकों के जो बच्चे हैं यदि वो 60% से अधिक अंक लाते हैं, मतलब जो भी उसका पिछला जो भी एग्जाम है, प्रीवियस एग्जाम है, उसमें 60% से अधिक अंक आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। चिकित्सा सहायता, ठीक है, यदि मान लो कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कोई उनको मतलब हेल्थ के लिए या उनको 20,000 रुपये क्या दी जाएगी, हेल्थ के लिए सहायता दी जाएगी या चिकित्सा या उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। और पितृत्व अवकाश की बात कर रहे हैं, यदि कोई पितृत्व अवकाश मान लो कोई श्रमिक है, मेल जिनको कहते हैं पुरुष है, तो यदि वो पिता बनते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, 15 दिन का पारिश्रमिक या जो भी उनके 15 दिन का जो मेहनताना है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये सारे किसके, मंडी में जो श्रमिक काम करें उनके कल्याण के लिए योजना चलाई। कब चलाई, 2015 में, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रावधान वो सारी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप से आज हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें सारी बात कर ली। भाई आपकी कृषि की बात करी, उससे रिलेटेड जो सारे डेटा हैं, उत्पादन है, उससे रिलेटेड योजनाएं हैं, वो हम लोगों ने बात करी।
पशुधन की हम लोगों ने बात करी, फिर पशुओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं उन पे बात करी, फिर किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही उन सब पे हमने बात करी, है ना। तो सारी सारी फिर किसानों के टेक्नोलॉजी वगैरह जितनी भी हम लोग किसानों से रिलेटेड सरकार ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सारी बात की। और जो भी रिलेटेड जो एक दो पॉलिसीज हम लोगों ने छोटी सी, मैंने कहा रिप्स की हम लोगों ने बात करी, फूड पार्क्स जो विकास पॉलिसी है उसकी बात करी, वो आगे वाले जो चैप्टर्स इंडस्ट्री के आएंगे उसमें भी हम उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट इसकी क्लास होगी तो हम चैप्टर जो फर्स्ट है आपका कौन सी, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण करके जो चैप्टर है उस पर क्या करेंगे हम लोग, उस पर जो भी सारे MCQ होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो क्वेश्चंस इस टाइप से हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करेंगे ताकि एग्जाम जो पिछले एक साल में जो क्वेश्चंस आए ना आपके सारे उसी पैटर्न के साथ वो क्वेश्चंस हो, और उन सारे पैटर्न को क्या करेंगे हम लोग, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ के सॉल्व करेंगे। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि क्या होगा, एक बार आप पढ़ लोगे फिर क्वेश्चंस कर लोगे तो वो चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं ली, वो आपके उज्ज्वल जो सिकवाल पब्लिकेशन के तहत हमारी बुक आई हुई है, उस बुक को खरीद लें एक बार और उसको पढ़ना स्टार्ट करें साथ के साथ में। आप भी पढ़ते रहें, हम लोग यहाँ पढ़ाते रहें, फिर उन पे क्वेश्चंस करते रहें, तो सारी चीज़ें आपकी भी क्लियर हो जाएंगी। और आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं आगे आने वाले, चाहे आपका SI हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जो भी एग्जाम, उनमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके व्यूज़ हों उसको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।